Good morning, students. Today we are going to start the third chapter of Indian economic development, that is liberalization, privatization, and globalization and appraisal. So this chapter is all about LPG policy, which is also known as New Economic Policy or Economic Reforms in 1991. Let's start. In 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt. The government was not able to make repayment on its borrowing from abroad. Foreign exchange reserve, which we generally maintain to import petrol and other imported items, dropped to level that were not sufficient for even a fortnight. तो 1991 में हमारी इकोनॉमी की कंडीशन ये हो गई थी कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अदर प्रोडक्ट, उनके पेमेंट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व रखना होता है। तो वो उस समय इतना कम हो गया है कि हमारे पास 15 दिन के इंपोर्ट का भी पेमेंट हम नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती हमारे सामने थी और इसकी वजह से आगे इसका जो इफ़ेक्ट इकोनॉमी में हुआ कि प्राइस और राइज़ हो गई, तो देश में महंगाई भी बढ़ गई और अदर इकोनॉमिक इश्यूज़ राइज हो गए। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसी के चलते इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई। अगर हम इसके बैकग्राउंड की ओर जाएं तो इंडियन इकोनॉमी का जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था वो 1980s में भी राइज हुआ था। फॉर एग्जांपल वी नो दैट वेरियस इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट जनरेट्स फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. When expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from banks and also from people within the country and from international financial institutes. So कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट की इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट को लॉस होता है, घाटा होता है। उस लॉस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, यानी कि पैसा उधार लेती है, चाहे वो बैंक से ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले या अपने देश के लोगों से ले या बाहर अदर कंट्रीज से ले, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले। और जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स लाइक पेट्रोलियम, और तो हमें किस में पेमेंट करना पड़ता है, वी पे इन डॉलर्स, सो विच वी अर्न फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट। तो डॉलर हमारे पास तभी आएंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और डॉलर को हमें पे करना होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके बदले में हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से उस समय स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे रेवेन्यू बहुत कम हो गए थे। Government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. तो देश में जो अन्य आर्थिक समस्याएं थी उसकी वजह से गवर्नमेंट को इनकम बहुत कम हो गई थी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया था, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो वो इतनी बढ़ गई कि उससे और कोई रेवेन्यू हुई नहीं। तो गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंटली इंटरनल रिसोर्सेज सच एज टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट को जितना इनकम चाहिए, जितना रेवेन्यू चाहिए, वो उतना नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हमारे सामने आर्थिक संकट था। तो आगे अगर हम बात करें तो इन सब आर्थिक स्थिति में जो हमारी कई कारण थे, जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस में था, हमारे जो फॉरेन में जो वर्कर्स थे वो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते थे, वहाँ पर भी जो क्राइसिस हुआ उससे वो बेरोज़गार हो गए या उन्होंने जो पैसा भेजना है वो बंद कर दिया। हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो मैनेजमेंट था वो इनएफिशिएंट हो गया था, उनमें लॉस हो रहा था, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था। तो कहने का मतलब इन सभी फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हुआ, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। तो इस स्थिति से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं IBRD, और पॉपुलरली इट इज़ नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। तो इंडिया उस समय आर्थिक मदद के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पास गया, जिसमें पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF भी कहते हैं। एंड इंडिया रिसीव्ड $7 बिलियन लोन टू मैनेज दिस क्राइसिस। तो इन इंस्टीट्यूट्स ने इंडिया को कितना लोन दिया, $7 बिलियन का लोन दिया। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो जो ये लोन मिला उसके पीछे ये कंडीशन थी, ये टर्म्स थी कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, लिबरलाइज करेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, और गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिड्यूस करेगा, डिक्रीज़ करेगा,
और इंडिया की जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है वो अदर कंट्रीज़ के साथ उसको और ओपन करेगा। तो कहने का मतलब ये कि 1990 तक हमारी जो पॉलिसी लाइसेंस सिस्टम पर बेस्ड थी और क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ओपन नहीं किया हुआ था। तो इन जो लोन मिला उसके पीछे यही कंडीशन थी कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को और फ्रीडम देंगे, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको कम करेंगे। सो इंडिया एग्री टू द कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF टू अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जब इंडिया को ज़रूरत थी कि पैसा हमें चाहिए तभी हम इस संकट से निकल पाएंगे, तो इंडिया इस बात के लिए राज़ी हो गया कि हम इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। द NEP कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द थ्रस्ट ऑफ पॉलिसीज was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका बेसिक थ्रस्ट मुख्य जोर इस बात पर था कि इकोनॉमी में एक अधिक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यानी कि एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल बनाया जाए। और प्रतिस्पर्धा तभी होगा जब सभी सेक्टर्स को आप फ्रीडम देंगे, उनको अलाउ करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम देना और जो भी बैरियर्स हैं एंट्री के लिए, ग्रोथ ऑफ फर्म्स के लिए, उस बैरियर्स को हटाना। तो इस तरह से इन पॉलिसी को जो है इस सेट ऑफ पॉलिसीज़ जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें पहला है स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब होता है स्थिरीकरण उपाय, और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स यानी कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना है उसमें सुधार के उपाय। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या होती है? दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स intended to correct some of weakness that have developed in the balance of payment and bring inflation under control. In simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves and keep the rising prices under control. तो समझ लीजिए कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है वो एक शॉर्ट टर्म मेजर्स है और जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी इकोनॉमी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उसमें जो भी कमी है, कमजोरी है, उसको कैसे दूर करें और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रण में लाएं। तो कहने का मतलब ये दोनों उपाय तभी हो पाएंगे जब हम विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार अपने यहाँ पर रखेंगे। दूसरी तरह से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी है वो क्या है? वो एक लॉन्ग टर्म मेजर्स है और जिसका एम क्या है? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज़ इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स है इकोनॉमी के लिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम इकोनॉमी को इंटरनेशनल लेवल पे कम्पिटिटिवनेस का एनवायरनमेंट दें और इसके लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, उसको हटाएं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर 3 हेड्स। तो इसी मेजर्स के तहत गवर्नमेंट ने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की जिसके 3 पार्ट कहे गए हैं। देयर आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच आर नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हम शॉर्ट में L कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन P एंड ग्लोबलाइजेशन G। इस तरह से ये शॉर्ट में LPG पॉलिसी कहलाती है। नाउ वी मूव ऑन लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। जब हम उदारीकरण की बात करते हैं तो हम इसका सीधा सा अर्थ ये है कि और अधिक उदार होना और ज़्यादा लिबरल होना। तो इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दीज रेस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए, ओपन किया जाए, रेस्ट्रिक्शंस हटाया जाए। तो जो पहले रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी उसको हटाकर प्राइवेट सेक्टर को और फ्रीडम दिया जाए और उनके लिए रूल को रिलैक्स किया जाए ताकि वो इजीली इंटर कर पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ। तो लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1980s इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इससे पहले कुछ हद तक जो उदारीकरण के उपाय हैं वो 1980s में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे। इस नई पॉलिसी में हमें और ज़्यादा उदार होना था। तो सबसे पहले जो लिबरलाइजेशन में काम हुआ दैट इज़ द डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। डीरेगुलेशन का मतलब होता है विनियमीकरण, यानी कि जब किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है या हट जाता है तो उसको डीरेगुलेशन कहते हैं हम। और रेगुलेशन उसको कहते हैं जब गवर्नमेंट उसी चीज़ को रूल बनाकर अपने कंट्रोल में ले लेती है।
तो डीरेगुलेशन, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको कैसे डीरेगुलेट किया गया, कैसे उसको फ्री किया गया कंट्रोल से, गवर्नमेंट कंट्रोल से। तो इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज. First, industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from government official to start a firm, close a firm, to decide the amount of goods that could be produced. तो हम जानते हैं कि लाइसेंस सिस्टम था पहले, और प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं किया जाता था उसको कुछ भी